हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विथ अ स्माइल पर। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट सीखने वाले हैं। इससे पहले आई टॉट यू अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट था उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नर एंड इट्स 4 डिप्टी गवर्नर, और इसका टोटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो है इनका वर्क पॉलिसी के बारे में, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में, एसएलआर और सीआरआर के बारे में, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर ये पीएलआर रेट और बेस रेट कैसे, और हम लोग जो बैंक से लोन लेते हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। और अंत में ये जानेंगे आखिर ये एलआईसी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर्स, बॉन्ड्स पेपर क्या होते हैं। ठीक है, सारा चीज आप सीख पाएंगे। बस 20 से 25 मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जो भी चीज लाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि उसमें आपको पूरा क्लैरिटी हो और पूरा उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट्स ना हो। फिर भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर 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 करें, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है। आफ्टर ऑल मैं भी बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, अगर हमको लोन चाहिए, अगर आम जनते को लोन चाहिए, आम जनता को, तो वो लोन लेने के लिए कहां जाते हैं? बैंक के पास। और बैंक उनको लोन देती है, बदले में उनसे इंटरेस्ट लेती है। तो अगर ये आप सीखेंगे कि जितना भी बैंक है, ये बैंक जो है इनका इनकम का सोर्स क्या है, तो इनका इनकम का सोर्स बस एक चीज है, इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे वो ईएमआई हो या ईएमआई के रूप में हो या इंटरेस्ट के रूप में। ईएमआई क्या होता है? इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ में वो आपका इंस्टॉलमेंट बांट देता है ना। ठीक है, तो अब आप ये समझे, हमको लोन चाहिए तो हम जाएंगे बैंक के पास। अगर बैंक को लोन चाहिए तो ये कहां जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना करके रखे हैं ताकि ज्यादा समय नहीं लगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीज सीख पाए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, यूको, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्या है? यहाँ मैंने 4 बैंक एग्जाम्पल के रूप में लिया है, आप और भी बैंक ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर लोन चाहिए तो मैं जाता हूं कोई भी एक बैंक में, लेकिन अगर बैंक को लोन चाहिए तो ये जाएंगे आरबीआई के पास। इसलिए आरबीआई इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये फादर ऑफ ऑल दी बैंक। अगर कोई भी बैंक को कोई दिक्कत होती है तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। अब आरबीआई के पास गए, मान लीजिए एसबीआई, तो एसबीआई इनसे लोन मांगने गए आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास लोन मांगने जाएंगे तो क्या आरबीआई उनको ऐसे ही लोन दे देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आपको पता है, आरबीआई को भी पता है कि ये लोन लेने के लिए आया है, तो ये लोन हमसे लेकर के जरूर किसी ना किसी को देंगे कि नहीं। तो वो अगर देंगे तो उनसे इंटरेस्ट लेंगे, तो आरबीआई भी इनको बोलती है आप भी इंटरेस्ट दो। और वो जो इंटरेस्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। कहने का मतलब जिस रेट पर आरबीआई किसी बैंक को लोन देती है, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। एट विच रेट आरबीआई प्रोवाइड लोन टू एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक, दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट। समझ में आया? जैसे कि ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को जिस रेट पर, देखिए यहां से जिस रेट पर लोन देंगे उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट मतलब रीपर्चेजिंग ऑप्शन। क्या? रीपर्चेजिंग ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एसबीआई के पास पैसे आ गए। अब वो पैसे हमको अगर लोन चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हमको, या कोई गजोदर नाम का लड़का है, जितना भी चीज पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। गजोदर नाम का लड़का है, उनको लोन चाहिए, तो गजोदर क्या करेंगे? जाएंगे बैंक के पास। मान लीजिए एसबीआई बैंक के पास गए। अब ये एसबीआई बैंक के पास गए तो एसबीआई क्या इनको ऐसे ही लोन दे देगी? एसबीआई मान लीजिए अगर रेपो रेट मान लीजिए ये 5%, आरबीआई ने इनसे 5% लिया, कितना? 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख का, तो अब 1 लाख नहीं, जितना भी रुपया लिया उनका
5%, ठीक है, जितना भी रुपया लिया उनको 5% और सालाना। तो अब यहाँ देखिए एसबीआई क्या करेगी, वो अगर गजोदर इनके पास पैसे लेने जाएंगे तो गजोदर मान लीजिए इनसे लेता है 1 लाख रुपया, तो एसबीआई इनको बोलेगी ठीक है आपको 10% रेट लगेगा, मतलब 10% ब्याज लगेगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख का आपका 10% हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000 रुपया। तो ठीक है, तो गजोधर के पास अब आ गए 1 लाख रुपया, यानी इसके पॉकेट में जो 1 लाख रुपया आया ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी मतलब तरलता। क्या, तरलता। ये जो इसके पॉकेट में पैसे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तरलता, कैश मनी। और ये कैश मनी जो है ना, महंगाई बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक होता है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक क्या है, कैश मनी। तो याद रहे। और ये कैश मनी अभी देखिए, अब ये जो जिस रेट पर लिया उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जिस रेट पर कोई बैंक ग्राहक को पैसा देती है ना, उसको बोलते हैं बेस रेट। और ये बेस रेट कितना दिया, 10%। अब आप सीखेंगे यहाँ, कभी भी जो है रेपो रेट और बेस रेट, कभी भी बेस रेट रेपो रेट से कम हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, वो तो एकदम गधा बैंक होगा या पागल ही बैंक होगा जो आपको रेपो रेट 5% पे ले और आदमी को 3% पे दे, 4% पे दे। ऐसे कह सकते हैं ना? तो ऐसा कोई भी बैंक कमाने के लिए बैठी है कि गंवाने के लिए बैठी है? कमाने के लिए। तो याद रहे, तो रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन बेस रेट। एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जितना पर ये लिया रेपो रेट और बेस रेट जितना पर जनता को दिया, तो 10%। अब जो गजोधर के पास मनी आ गई कितना, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया गजोधर के पास जो 1 लाख रुपया आया ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरलता, लिक्विडिटी। अब देखिए, अब 1 लाख रुपया जब किसी के पास पॉकेट में लेके घूमेगा तो सोच लीजिए उसका तेवर कहाँ तेवर। अब मान लीजिए मार्केट में वो निकले शॉपिंग करने, तो उधर से कोई उनको बुलाए, अरे गजोधर भैया आइए लड्डू ले लीजिए। तो बोले अरे तौल दो, 1 केजी तौल दो, 1 केजी वो तौल दो। तो बोले कैसे दिए? तो वो बोलेंगे क्या कि चलिए 150 रुपया सबको लगाते हैं, आपको 120 ही लगा देंगे। तो 120 रुपया पर केजी। तो ये गजोधर उनको 120 रुपया दे देना है। और इससे क्या होगा, मान लीजिए वो बेचता था, गजोधर ने क्या मोल मोलाई किया? नहीं किया। बार्गेनिंग की? नहीं की। इससे क्या हो गया कि वो उनको जितना बोले वो इनको दे दिया। क्यों? क्योंकि इसके पॉकेट में 1 लाख रुपया था कैश मनी। समझिएगा दोस्तों, कैश मनी। अब ये कैश मनी क्या हो गया, वो जितना बोले उनको दे दिया गया। तो इससे क्या हो गया, उनका जो है प्राइस वैल्यू बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया, महंगाई बढ़ी कि नहीं। मान लीजिए दूसरा ग्राहक भी गए, अब उनको तो पता चल गया कि अरे 100 का लड्डू बेचते थे, अब तो 120 बेच रहे हैं। सबको 120 ही प्रीफर कर रहा है, क्योंकि उनको बैंक से इजिली लोन जो मिल रहा है, यानी उनके हाथ में तरलता है, उनके हाथ में पैसे जो आ रहे हैं इजिली, तो इसलिए जो है, तो अब 120 रुपया। तो इससे क्या हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। समझ में आया? तो अब जो है इसके बाद कुछ दिन बाद मान लीजिए इससे क्या हो गया कि 1 लाख रुपया इनके पॉकेट में था, तो जो 150 रुपए का इनको बोल करके 120 रुपया पर केजी, 120 रुपया पर केजी इनको लड्डू दे दिया गया, जबकि वो लड्डू था 100 रुपए पर केजी। ये बार्गेनिंग नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनके पॉकेट में तरलता थी। आगे अब क्या, अब इसके बाद जो है आप समझिए कि बैंक, आरबीआई जो बैंक को लोन देती है ना, वो लोन 3 रेट पर देती है। यहां देखिए लिखा है, आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ 3 रेट। वन इज रेपो रेट, द अनदर इज एमएसएफ रेट एंड अनदर इज बैंक रेट। ये 3 तरह का रेट क्या है, तो रेपो रेट को बोलते हैं अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन, अगर आपको कुछ समय के लिए यानी 2 से 14 दिन के लिए अगर बैंक से पैसे चाहिए, उधार चाहिए, तो आप रेपो रेट पर वो देंगे आपको। यानी अगर कोई बैंक मान लीजिए 500 करोड़ रुपया अगर बैंक से आरबीआई से 500 करोड़ रुपया रेपो रेट पर लेती है, तो मतलब उसको 2 से 14 दिन के भीतर लौटाना होगा। कम से कम 2 दिन, अधिक से अधिक 14, 15वां दिन वो रख नहीं सकते हैं रेपो रेट पर लिए। और ज्यादा से ज्यादा बैंक जो है ना रेपो रेट पर ही आरबीआई से पैसा लेना चाहती है, इसलिए जनरली बैंक जो है ये तो अल्पकालीन हो गया।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी बैंक को एक रात के लिए या एक दिन के लिए पैसे का जरूरत होता है, तो तब उस समय अगर रेपो रेट पर लेंगे तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उनको वो प्रीफर करते हैं MSF रेट, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये क्या होता है? फॉर 1 डे, अगर आरबीआई से किन्हीं बैंक को एक दिन के लिए या एक रात के लिए पैसे चाहिए तो वो अति अल्पकालीन ऋण, अति मतलब अल्पकालीन तो था ही, उसमें अति जोड़ दिए तो अति अल्पकालीन ऋण। बीपीएससी में और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं कि अगर बैंक से आपको एक दिन के लिए पैसे चाहिए आरबीआई से, तो आप कौन सा वो ब्याज लेगी आपसे? रेपो रेट लेगी, एमएसएफ रेट लेगी, बैंक रेट लेगी, कौन सा रेट लेगी? तो एक दिन के लिए एमएसएफ रेट। अब मान लीजिए कभी कभी बैंक को लंबे समय के लिए पैसे का दरकार होता है, जरूरत होता है, तो उस केस में क्या होता है? तो वो आप जो बैंक से लेंगे ना उसको बोलेंगे बैंक रेट, आरबीआई आपको बैंक रेट पर देगी। मतलब फॉर लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, इसको क्या बोलेंगे? दीर्घकालीन। एक हो गया अल्पकालीन, एक हो गया अति अल्पकालीन, एक हो गया दीर्घकालीन। अब देखिए ये सब जो रेट है ना ये बदलते रहता है, आज है कल बदल जाएगा, कल है 15 दिन बाद बदल जाएगा। तो इस सब का, इसलिए मैंने अभी आरबीआई का क्या रेपो रेट है, क्या एमएसएफ रेट है, क्या बैंक रेट है, इसके बारे में नहीं बताया। अब देखिए ये जो है बैंक रेट जिसको हम लोग दीर्घकालीन ऋण कहते हैं, ये साल में 4 बार इसका बदलना फिक्स है, 4 टाइम्स फिक्स्ड है, लेकिन जो है समटाइम्स कभी कभी ये 8 बार बदल जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं टॉपिक का हर एक पॉइंट को जो लिखा हूं समझा। अब अगर किसी भी बैंक का इनकम का क्या सोर्स है तो इंटरेस्ट, कोई भी बैंक को इनकम कहां से होती है तो वो आपसे इंटरेस्ट कमा के, आप जो उनसे लोन लेते हैं वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, और उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? बेस रेट। क्या बोलते हैं? बेस रेट। गजोधर ने इनसे 1 लाख रुपया लिया तो ये 1 लाख रुपया का इनको 10% यानी 10,000 रुपया बैंक जो लोन देती है सालाना के लिए देती है, यानी अगले साल वो 1,10,000 लौट आएगा कि नहीं। तो इससे बैंक का क्या इनकम हुआ? 10,000 रुपया इनकम हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज लिक्विडिटी। इन्फ्लेशन मतलब होता है आप मुद्रास्फीति, इसको साधारण भाषा में आप महंगाई। महंगाई कब बढ़ेगी? जब आपके पॉकेट में लिक्विडिटी होगा। लिक्विडिटी क्या होता है? तो लिक्विडिटी होता है आपके पॉकेट में तरलता, पैसा। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा। जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है, कोई भी चीज का लिए डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है? तो यहां से लेकर यहां तक में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये भी बता दिया। ठीक है, गजोधर नाम का लड़का था, ये जो है 100 का लड्डू 120 में खरीदा। क्यों खरीदा? बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि इसके पॉकेट में लिक्विडिटी था, पैसा था, पैसा। ठीक है, अब आगे, अब मान लीजिए अब जैसे महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई तो इधर से जनता चिल्ला रहे हैं महंगाई बढ़ गई सरकार के खिलाफ। अब सरकार किनको फटकार लगाएगी? सरकार फटकार लगाएगी आरबीआई को। तुम आरबीआई को वो बोलेंगे तुम जो है इतना कम रेट पर सभी बैंकों को लोन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? तुम कम रेट पर प्रोवाइड कर रहे हो, ये सभी बैंक जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा रेट करके सभी जनता को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तभी जनता के पॉकेट में इजीली पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रहा है। तब जो है आरबीआई क्या करेंगे? ये जो लोन अभी 5% पर रेपो रेट को देते थे, अब इसको डायरेक्ट कर देंगे 40%। कितना कर देंगे? 40%। अब जो है इनसे जो भी ब्याज लेगा, यानी कि उसको 100 रुपया में 40 रुपया ब्याज देना होगा। कहने का मतलब अगर 1 लाख अगर कोई लेता है तो उनको 1 साल बाद 1,40,000 बैंक को तो बैंक एक साल के लिए नहीं, यहाँ देखिए सबका रेपो रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, यही 3 को रेट से इनको लोन मिलता है। अब एसबीआई से फिर गजोधर गया एसबीआई के पास, अब इसका रेपो रेट कितना हो गया? 40%। तो बोला ये बैंक वाले भैया हमको लोन चाहिए। तो बोले ठीक है ले लो बचवा, लोन ले लेंगे।
तो कितना 1 लाख बोला, लेकिन पिछले बार तो 10% पे लिया था, इस बार हमको खुद ऊपर से 40% कर दिया है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब तुमको 50% पर मिलेगा लोन, ठीक है। बोले 50%, मतलब 1 लाख का 50% हो गया 50,000 रुपया, यानी हमको 1 लाख का 1.5 लाख रुपया भरना होगा। नहीं बैंक वाले भैया, ठीक है हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम ऐसे ठीक है, ठीक है। तो वो एकदम पतली गली से मिश्रा जी बुलाएंगे भी, अरे गजोदर भैया लड्डू, बोला नहीं ठीक है, ठीक है, निकल जाएंगे साइड वाले गली से। क्यों? क्योंकि उनको पता है 1 लाख का हमको पहले 10,000 भरना पड़ता था, अब हमको जो है 50,000 भरना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख रुपया भरना होगा। तो अब जो है वो दुकानदार सोचेंगे कि लगता है मेरा लड्डू का डिमांड घट रहा है, क्योंकि गजोदर भैया जैसे और भी कितने, मैंने एक का एग्जांपल दिया, ऐसे लाखों में हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक से लोन लेंगे, जब बैंक लोन महंगा कर देगा तो आपके पॉकेट में पैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तरलता घट जाएगी। जब आप ही सोचिए, जब आपका कोई स्टूडेंट है, जब उसका मंथली खत्म हो जाता है, 29वां दिन में अगर मार्केट में जाते भी हैं, चाउमीन देखते हैं तो एकदम मुंह घुमा करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता तो डिमांड घट जाता है। तो वही बात है, अब ये गजोदर भैया के पॉकेट में पैसा नहीं था तो उसका डिमांड घट गया। तो दुकानदार वाले सब सोच रहे हैं कि अरे भाई अब तो लग रहा है लोगों का मेरे लड्डू में इंटरेस्ट नहीं है, दाम घटा दो। दाम घटाएंगे, जैसे दाम घटाएंगे, डिमांड घटा तो महंगाई घट गया, यानी अभी जो 120 जो लेता था, अब लड्डू का दाम खुद ब खुद 100 रुपया हो जाएगा। इस तरह आपको समझ में आ चुका होगा कि आरबीआई कैसे महंगाई बढ़ा सकती है और घटा सकती है। ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, मैंने लिखा दूसरा पॉइंट यहां पर समझा दिया। तीसरा पॉइंट जो लिखा है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये रिवर्स, पहले ये देखिए, कभी भी अगर आपको कोई एक दिन के लिए, आपके फादर से मान लीजिए या हमी से कोई एक दिन के लिए ब्याज लेते हैं, कोई 2 से 14 दिन के लिए ब्याज लेते हैं, तो हम जो एक दिन के लिए ब्याज लेते हैं उनको ज्यादा 1 लाख रुपया देंगे, तो उनसे अगर 20% लेंगे, तो अगर जो 2 से 14 दिन के लिए लेंगे वो ज्यादा समय के लिए, तो उससे 10% लेंगे। तो जो एक दिन के लिए ब्याज लेते हैं उसको ज्यादा रेट पर देते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। तो इसलिए बोलेंगे एमएसएफ रेट जो है ना, जो एक दिन के लिए, ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा। यानी आरबीआई जो है, जो बैंक को लोन देती है, वो एमएसएफ रेट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। कहने का मतलब है, यहाँ जो लिखे हैं, रेट ऑफ एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेपो रेट। मान लीजिए अगर रेपो रेट 4% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65% होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट, हर एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ, पूरा कंफ्यूजन के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब अगला पॉइंट लिखे हैं हम। अब बताइए आपके पॉकेट में, एक बात बताइए, पैसा रहता है तो आप एकदम जो है सिग्नल तोड़ने, अगर आप हेलमेट नहीं भी पहने रहते हैं तो एकदम पूरे शान से चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको फाइन मारेगा भी तो मेरे पॉकेट में पैसा है, मारेंगे मुंह पर उसका, ठीक है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके पॉकेट में छुपे तरलता बोल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मनी। और आरबीआई क्या कर दी है, सोचती है ये कैश मनी को छीन लेना है आपसे, और कैश मनी छीनने के लिए वो विभिन्न तरीका अपनाती है। जैसे उसी तरीका में वो आता है एक सीआरआर और एसएलआर। ये क्या करती है, बैंक का कमर तोड़ देती है। अगर बैंक का ये कमर तोड़ देगी तो बैंक के पास ना ज्यादा पैसा रहेगा, तो ना आपको ज्यादा लोन देंगे, तो ना आपके पॉकेट में तरलता आएगा। अब इसके बाद यहां पर जो मैंने लिखा है चौथा पॉइंट, सीआरआर और एसएलआर, ये क्या होता है? तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, इसको बोलते हैं बैंक वाले के पास जितना भी नेट डिपॉजिट है, और वो नेट डिपॉजिट, मान लीजिए वो बैंक वाले के पास जो भी पैसे हैं, क्या वो उनका है? नहीं है, वो तो जनता ने उनको जमा किया, उनके पास सेफली रखा ना, तो उनको बोलते हैं। तो यानी कि एनडीटीएल,
एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी। नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी मतलब कि क्या कि नेट डिपॉजिट, बैंक के पास जो भी पैसा है और वो जो है टाइम लिएबिलिटी, कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए जनता ने उनके पास रखा है। अब एक लाइन में बोले तो एनडीटीएल क्या होता है, यानी द नेट वर्थ ऑफ एनी बैंक इज नोन एज एनडीटीएल। किसी भी बैंक का टोटल पैसा जो होता है ना, जो उसका टोटल मनी सबको काउंट कर लिया जाए तो एनडीटीएल। अगर किसी बैंक के पास 500 करोड़ रुपया है मान लीजिए टोटल वर्थ, तो 500 करोड़ का हमको 3% ऑफ एनडीटीएल आरबीआई के पास सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि 100% एनडीटीएल में से अगर मान लीजिए अगर बैंक के पास 500 करोड़ रुपया है तो बैंक को 500 करोड़ का 3% मतलब कि उसको 15 करोड़ रुपया आरबीआई को सौंपना होगा सिक्योरिटी मनी के रूप में। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर कल दिन बैंक वाला उठ करके भाग गया, जैसे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी है ना, ये उठ के भाग गया, तो 3% जो भी पैसा है उससे तब तक जनता का मुंह तो बंद करके रखा जा सकता है। बाकी वो बोलेंगे कि ठीक है हम बैंक वाले को खोए रहे हैं, इसलिए बैंक वाला का जो भी एनडीटीएल होता है यानी नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी, इसका 3% जो है आरबीआई के पास सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट होते हैं। तो अब ये बैंक वाले बोलते हैं ठीक है आप 3% ले लीजिए, लेकिन उस पर हमको ब्याज तो दीजिएगा। बोले भग बुर्बक, ब्याज काहे देंगे? ब्याज काहे देंगे? वो तो सिक्योरिटी मनी है ना, उस सिक्योरिटी मनी पे कोई ब्याज नहीं देंगे, ठीक है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो बैंक का जो एनडीटीएल है उसका 3% तो ऐसे चला गया कि नहीं, तो 3%, अब बाकी बचा 97%। तो आरबीआई का काम क्या है जी? आरबीआई क्या करती है? बैंक से कैश मनी छीनो, महंगाई बढ़ाता है यही बढ़ाता नहीं, यही ना लोन देता है, उससे कैश मनी छीन लो, उसका कमर तोड़ दो, उसका कमर तोड़ दो। अब क्या होता है? बोलता अभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, अभी भी तुम्हारे पास 97% है, अभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आता है एसएलआर। ये समझ में आया? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 3% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी, नो इंटरेस्ट, सिक्योरिटी मनी, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये लिखा नीरव मोदी 11,356 करोड़ लेकर के भागा था कि नहीं, ये लिखा, इसलिए सीआरआर जो है इसलिए सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा जाता। अब अगला है एसएलआर। सीआरआर एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई जनता आता है तो तुम लोग क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, और जो है सब पैसा तुम लोग ब्याज पे लगा देता है ज्यादा, क्योंकि बैंक का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना। और इनकम कैसे होगा? उसको लोन पे दे देगा, लोन पे दे देगा, और हमको दरकार पड़ेगा पैसा का, हम जाएंगे बैंक के पास तो बोलेंगे क्या कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम के कारण बैंक को जितना भी पैसा है उसका 18.5% उनको अपने पास फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर 500 करोड़ है तो 500 करोड़ का 18% माने तो 18 पंचे 90 करोड़ रुपया उसको अपने बैंक में एनी टाइम रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे ना तो इनको जो है आरबीआई वाले क्या करेंगे? आरबीआई सेंट्रल बैंक यानी फादर बैंक, तो ये क्या करेंगे? इसको फाइन मार देंगे। फाइन मारेंगे कि नहीं? तो अब इसलिए जो है मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 500 करोड़ रुपया है उसका टोटल संपत्ति, तो इसका 18% ही मानिए, तो 18% कितना हो गया जी? 90 करोड़। तो 90 करोड़ रुपया वो बोलेंगे बैंक अपने पास रखो। तो 90 करोड़ इधर हो गया, अब 15 करोड़ इधर हो गया, यानी 105 करोड़ तो बैंक वाला का इसे बर्बाद कर दिया 500 करोड़ में। 500 करोड़ बस समझ लीजिए इसका टोटल एनडीटीएल है समझाने के लिए। यानी कि कोई भी बैंक वाला का 3% सीआरआर के रूप में सिक्योरिटी मनी ले लिया और 18.5% एसएलआर के रूप में, यानी टोटल 18.5% प्लस 3% यानी 21.5% तो यूज ही नहीं कर सकता। मतलब तुम पास होके भी दूर हो, तुम पास होकर के भी दूर हो, हम तुमसे कोई ब्याज नहीं कमा सकते हैं।
तो बाकी जो है क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा है अगर ये लोन पे उतार देंगे बाजार में, तो बाजार में सबके पास पैसा पहुंच जाएगा तो कैश मनी जब सबके पास पहुंच जाएगा तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है सभी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए जो है ये आरबीआई क्या करते हैं 21.5% जितना भी बैंक है सबका छीन लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है यहां पे हम जो लिखे हैं कि एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट बताए थे 2 से 14 दिन और एमएसएफ रेट 1 दिन। तो एमएसएफ रेट हमेशा जो है ग्रेटर देन रेपो रेट। अब ये समझ में आया। अब देखिए कोई भी आदमी को, कोई भी बंदे को लोन चाहिए तो बैंक जो है 2 तरह का रेट लेती है, एक होता है पीएलआर रेट, एक होता है बेस रेट। अगर आप उसका पीएलआर का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, प्राइमरी लेंडिंग रेट। बेस रेट क्या हो गया, उसका जो आधार रेट। तो सबको बेस रेट पर वो नहीं देते, जो उनका फेवरेट कस्टमर होता है, जिनके बैंक में डिपॉजिट ज्यादा होता है, लेन देन ज्यादा होता है, तो वो उनका फेवरेट कस्टमर हो गए। तो फेवरेट कस्टमर पर हमेशा जो है कम रेट में उनको दिया जाता है लोन। तो मान लीजिए अगर फेवरेट कस्टमर को 6% पे देंगे तो पीएलआर मतलब जो उनके फेवरेट कस्टमर नहीं है उसको 10% पे देंगे। तो बेस रेट पे उन्हीं को दिया जाता है जो उनके फेवरेट कस्टमर होते हैं। क्या फेवरेट कस्टमर वो है, मान लीजिए मेरा अकाउंट है एसबीआई में, तो हम जाएंगे एचडीएफसी के पास, तो उनका हम फेवरेट कस्टमर नहीं ना हुए। अब मेरा अकाउंट है एसबीआई में और हम आज ही बैंक अकाउंट खुलाए हैं, आज ही हम जाएंगे बोलेंगे हमको 1 लाख लोन दीजिए, तो क्या हम उसका फेवरेट कस्टमर हो गए? नहीं। तो फेवरेट कस्टमर वो है जिनका बैंक में डिपॉजिट लेन देन ज्यादा होता है और इसी को फेवरेट कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। और पीएलआर पे उनको मिलता है, मान लीजिए जो आज ही खुलवाए और आज ही लोन लेने चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिनके बैंक में कम डिपॉजिट होता है और जो कम लेन देन करते हैं तो उसको ज्यादा रेट पर मिलता है। यही लिखा है। कस्टमर है आप एचडीएफसी के, बीओबी में चले गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको क्या पीएलआर पर देगा कि बेस रेट पर देगा? ऑफकोर्स पीएलआर पे देगा। पीएलआर क्या होता है? प्राइमरी लेंडिंग रेट। बेस रेट पे सबको लोन नहीं मिलता है। तो अभी एक बार फिर हम बता देते हैं, ये बता दिए, दूसरा पॉइंट बता दिए, तीसरा ये बता दिए, चौथा सीआरआर और एसएलआर बता दिए। अब एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है? तो अब बताइए, जब हमको लोन का जरूरी था तो हम कहां गए? बैंक के पास। अब बैंक को लोन का जरूरी था तो बैंक कहां गई? आरबीआई के पास। लेकिन अब आप बताइए, पर्व त्योहार में तो बैंक बंद रहती है, या संडे को या सेकेंड सैटरडे को या फोर्थ सैटरडे को तो बैंक बंद रहती है सेकेंड हाफ। तो आप बताइए, जब बैंक कभी चाहेगी उसका जो भी बैंक में पैसे हैं वो यूं ही पड़ा रहे, तो बैंक का तो ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना है? इंटरेस्ट कमाना है। बैंक का कमाई क्या है? वो जो अपने देते हैं, अपने जो भी सर्विस होल्डर हैं उनको पैसे कहां से देंगे? तो ज्यादा से ज्यादा वो इनकम कमाना चाहते हैं, और इनकम कहां से आती है? इंटरेस्ट से। तो बैंक कभी, कोई भी बैंक ये नहीं चाहती है कि उसके बैंक में ऐसे ही यूं ही पैसे रखा जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है, पर्व त्योहार के मौसम में वो क्या करती है, या सेकेंड सैटरडे या संडे को एक भी दिन के लिए वो पैसा जो है फिर से जो आरबीआई इनको लोन दिया था वो आरबीआई को दे देती है। ठीक है, आरबीआई को पुनः वो लोन दे देती है। इसके बाद अब देखिए, आरबीआई को जबरन लेना पड़ता है। बोलेगा अगर आरबीआई नहीं देंगे तो ये सब क्या करेंगे? वो जो पैसा है 2 दिन के लिए, क्योंकि इनको पता है शुक्रवार को ही सबको लोन पे दे देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये मार्केट में उतार देंगे वो पैसा, और मार्केट में अगर पैसा उतर जाएगा तो तरलता बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो इसलिए आरबीआई को जबरन जो है उनसे पैसा लेना पड़ता है, नहीं भी जरूरत है फिर भी पैसा। क्योंकि अगर आरबीआई ने पैसा नहीं लिया, महंगाई बढ़ गई, तो सरकार तुरंत आकर के फटकार लगाएगी आरबीआई को। आरबीआई को बनाया क्यों गया है? कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। ठीक है, इसलिए बनाया गया, और सारा बैंक को मॉनिटर करे। इसलिए इसको फादर ऑफ ऑल दी बैंक कहा जाता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसलिए अब आरबीआई से जो ये, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो आपको इसको गए, तो ये जो है अब इसको जो रेट मिलेगा ना, ये 5% था,
तो जिस रेट पर अब बीओबी जो है इसको जो है पैसे देंगे, मान लीजिए उनको जो है 1000 करोड़ रुपया दिए 2 दिन के लिए, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ पे इससे रेट का डिमांड करेंगे, बोलेंगे सुनिए आप हमको जब लोन दिए थे तो 5% रेपो रेट लिए थे, अब हमको भी 5% दीजिए। बोला भग बुर्बक, तुमको जरूरत था, तुमको नीडी था, तुम्हारे पास तुमको जरूरत था तब ना हम तुमको 5% पे दिए, हमको जरूरत नहीं है पैसा का, हमारे पास सरप्लस मनी है, हमको कोई जरूरत नहीं है पैसा का, हम तो तुम पर उपकार कर रहे हैं, तुमको उपकार कर रहे हैं ताकि तुम्हारे पास जो है पैसा तुमको कुछ ब्याज हो सके। तो इसलिए जो है जब भी इस रेट पर इसको आरबीआई को कोई भी बैंक, हम बीओबी का एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी बैंक जिस रेट पर आरबीआई को पुनः पैसा लोन पर देती है उस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है, और रिवर्स मतलब उल्टा, उसी जिस रेट पर बैंक जो है आरबीआई को लोन देती है। तो यही लिखे हैं यहां पर आगे कि रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या, जब सरप्लस मनी हो जाएगा, बैंक के पास सरप्लस अमाउंट हो जाएगा, तो इस केस में बैंक जो है मनी देती है आरबीआई को, तो RRR कहने का मतलब रिवर्स रेपो रेट, ये कम होता है रेपो रेट से। अगर रेपो रेट 4% पे उनको दिया होगा तो ये रिवर्स रेपो रेट कम देगा, 3.35%, 3%। इन सभी का हम डाटा नहीं बता रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट है, ऐसा आपका ये MSF रेट कितना परसेंट है, बैंक रेट कितना परसेंट है, डाटा नहीं बता रहे, क्योंकि डाटा आज है कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया, तो आप ये समझ गए रिवर्स रेपो रेट। अब इसके बाद द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैश मनी और लिक्विडिटी। ठीक है, यानी कि जब भी महंगाई, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो कैश मनी। और ये आरबीआई क्या करती है, आपके पॉकेट से पैसा छीन लेती है। और पैसा कैसे छीनती है, पैसा कैसे छीनती है, तरह तरह का, देखिए पैसा छीनने का उनके पास 2 ही है। आरबीआई जो है इनको ज्यादा, आप लोन ही नहीं लेंगे, आपको लोन देगा, क्योंकि लोन का रेट इतना ज्यादा कर देगा तो आप लोन ही नहीं लेंगे, तो आपके पॉकेट में पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो यही लिखा है द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज ड्यू टू कैश मनी और लिक्विडिटी, मतलब तरलता के कारण और आपके पॉकेट में जो कैश मनी, इसी कारण महंगाई बढ़ता है। इसके बाद लिखे मुद्रा छापकर कभी भी कोई देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मुद्रा छाप करके देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मुद्रा छापेंगे तो सबके हाथ में एक्सेस हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा मुद्रा जब आसानी से एक्सेस हो जाएगा, जब तो सभी के पॉकेट में तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ जाएगा, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अब बताइए, डिमांड बढ़ जाएगा और तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि वेनेजुएला ने आपको गरीबी मिटाने के लिए नोट छाप करके उस देश का गरीबी मिटाना चाहा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वहां का देश का महंगाई 10 लाख प्रतिशत बढ़ गया। 10 लाख प्रतिशत, मतलब वहां पर आप एक ब्रेड खरीदने जाएंगे ना, एक ब्रेड छोटा सा, वो अभी आपको 2 लाख रुपया में मिलेगा। 2 लाख रुपया, सही है, एकदम सर्च करके देखिए। जबकि भारत में मात्र महंगाई 10% है, 10%। ठीक है, हम आपको यहां पर लिखे हर एक चीज को बारीकी से समझाए। क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है MSF रेट, क्या होता है बैंक रेट, क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है SLR, कोई भी बैंक का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क है, MSF रेट रेपो रेट में क्या फर्क है, और लिक्विडिटी क्या होती है।